गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज, इन टॉपिक्स पे ठीक है डिस्कशन किए थे। आज जो है हम ओम्स लॉ, इसके अलावा रेजिस्टेंस एटसेट्रा टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे, स्टडी कराएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जॉर्ज ओम। तो जॉर्ज ओम जो थे एक साइंटिस्ट थे, इनके बारे में यहाँ कुछ डिस्कशन किया गया है। जैसा लिखा जॉर्ज सिमोन ओम 16 मार्च 1789 से जो है 6 जुलाई 1854 इनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1789 को, और इनका जो डेथ हुआ था 6 जुलाई 1854 को। ठीक है, तो जॉर्ज सिमन ओम वाज द जर्मन फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन। ये एक जर्मन के रहने वाले थे और एक बहुत ही अच्छे भौतिक शास्त्री के साथ साथ एक गणितज्ञ भी रहे थे। एज द स्कूल टीचर्स ओम पिंक्स हिज रीच विथ द न्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन्वेंटेड बाय Italian scientist Alessandro Volta using equipment of his own creation. Ohm found that there is the direct proportionality between the potential difference and the voltage applied across the conductor and the resultant electric current. This relationship is known as Ohm's law. इसको जो है ओम्स लॉ कैसे कहते हैं, इसे अभी हम बताएंगे। ठीक है, वर्ड छोटी छोटी होती है जिसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम होती है दिखने में, इसलिए कहीं बाई मिस हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से ओम लॉ। ये ओम लॉ है क्या? तो देखिए यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट हम बताते हैं, ठीक है, कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, और साइंस से पॉइंट बाय पॉइंट ही डिस्कशन किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है ओम्स लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज V और E, करंट I एंड रेजिस्टेंस R। ओम्स लॉ में जो है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का एक्सप्लेनेशन होता है, और तीनों में जो है आपस में रिलेशन फिट होता है। यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स, automotive techniques, stereo installers. Third, according to Ohm's law, at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. देखो यहाँ पर बताया गया है कि ओम लॉ जो होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो रहेगा वो कांस्टेंट में होगा। द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल। ठीक है, कंडक्टर का क्या रहता है, एक डायरेक्ट आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। देखिए यहाँ पर जो है ये तो डिफिनेशन हो गया, इसको जो है कैसे प्रूफिंग भी किया जा रहा है यहाँ पर देखिए हम बताएंगे। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ जैसे बताया गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू I
यानी V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल जो होती है वो रेजिस्टेंस का जो होती है क्या होती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और V इज इक्वल टू आर आई, वेयर R इज अ कांस्टेंट। R जो क्या है, एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट यानी कहा जाए कि V जो है प्रोपोर्शनल बनता I का, तो ये प्रोपोर्शनल जो है जब हटती है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लिया जाता है। तो कांस्टेंट यहाँ पर टेम्परेचर है, तो उसके लिए हम यहाँ पर R यानी R फॉर रेजिस्टेंस यूज किया गया है, R फॉर रेजिस्टेंस यूज किया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए वेयर R इज द कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, दिस कैन ऑल्सो बी रिटेन एज, इसको कैसे हम लिखेंगे, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R, देयरफॉर फर्स्ट पॉइंट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट जो होती है, ठीक है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। सेकेंड पॉइंट द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और जो है करंट जो बनता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। देखिए यहाँ पर जो बताया गया है ये पॉइंट जो है ये इसके लिए लागू होती है, और ये पॉइंट जो है ये इसके लागू होते हैं सेकंड के लिए। देखिए द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, है ना। तो द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब यहाँ रेजिस्टेंस क्या है यहाँ हम बताना चाहेंगे, और आपको भी अच्छी तरह से समझना है। एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग थ्रू द वायर एंड लोड ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट encounters the resistance. Resistance is the hindrance to the flow of charge. For an electron, the journey from terminal to terminal is not a direct route. Rather, it is the zigzag path that result from countless collision with fixed atoms with the conducting materials. The electrons encounter resistance, the hindrance to their movement. देखो रेजिस्टेंस क्या होती है, तो यहाँ पर साफ बता दिया गया है कि एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग थ्रू द वायर्स एंड लोड्स ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट इनकाउंटर्स रेजिस्टेंस। जब कोई जो है चार्ज किसी वायर में ट्रैवलिंग करता है तो ट्रैवलिंग ड्यूरेशन उसे बहुत सारे ट्रैफिक वहाँ पर उसको उत्पन्न होता है, ट्रैफिक फॉलो करना पड़ता है, ट्रैफिक में उसे आगे फ्लो करना पड़ता है, जिसके कारण जो है चार्ज को फ्लो होने में, ठीक है, प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर रेजिस्टेंस फ्लो होता है, और जिसके कारण जो है वायर गर्म हो जाती है, और ये इसमें जो वायर में जो चलती है, ठीक है, चार्ज वह जिग जैक होकर चलती है। तो जिग जैक होने का इसका कंडीशन है रेजिस्टेंस का फ्लो होना, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। रेजिस्टेंस का SI यूनिट जो है क्या है, ओम है। क्या है, ओम है, याद रखिएगा। और इसको ये ग्रीक वर्ड से यूज किया जाता है, ठीक है, ये ओम का साइन है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आती है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है, तो रेजिस्टेंस का फैक्टर होने के कारण क्या क्या चीज़ होती है, बहुत ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है।
आपको अच्छी तरह समझना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछी जाती है। कहा गया फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो फर्स्ट पॉइंट में लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर कहा गया अगर कंडक्टर का लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज ऑफ द वायर कह सकते हैं, इंक्रीज ऑफ वायर, तो रेजिस्टेंस इज हाई। अगर वायर की जो होती है लंबाई बढ़ती है, जो वायर जो तार होती है, तार की लंबाई बढ़ती है तो वहाँ रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता है, यानी रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। कहा गया है कि एरिया या क्रॉस सेक्शन जो है कंडक्टर का, ठीक है, वो बढ़ता और घटता है, ठीक है। तो वहाँ पर रेजिस्टेंस, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस जो होगा लो होगा, और अगर क्रॉस सेक्शन जो है थिन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल्स का जो है नेचर पर भी डिपेंड करती है। नेचर के अकॉर्डिंग जो है रेजिस्टेंस हाई और लो होता है। सपोज दैट मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि सबसे कम रेजिस्टेंस जो बनती है, ठीक है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कहलाता है, तो सिल्वर है। तो सिल्वर में रेजिस्टेंस बहुत ही लेस अमाउंट, बहुत ही लेस फॉर्म होता है उसमें, ठीक है। लेकिन वही करें अगर कॉपर है, एल्युमिनियम है और लोहे का तार है, तो लोहे के तार में रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ द मटेरियल का मतलब है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या कॉपर है, एल्युमिनियम है या फिर आयरन है। ये हो गया नेचर ऑफ द मटेरियल्स। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे भी जो है रेजिस्टेंस डिपेंड्स करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करती है, टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। अगर टेम्परेचर बढ़ती है, ठीक है, तो वह मटेरियल्स का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। एंड लेंथ पर भी जो हमने ये 4 पॉइंट यहाँ बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है, आप उसे याद रखिएगा। द लेंथ ऑफ कंडक्टर, सेकेंड पॉइंट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, थर्ड नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड फोर्थ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। इन पॉइंट पे डिस्कशन करता है। तो ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं इस पे जो है डिपेंड्स करता है, ओके, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, इसे जो है आप अच्छी तरह से समझेंगे और नोट भी कर लेंगे। रेजिस्टिविटी होती क्या है, देखो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी पॉइंट है कि इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट second the resistivity of a given conductor is directly proportional to its length। अभी हमने जस्ट बताया कि लेंथ जब बढ़ती है घटती है तो रेजिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है। अगर लेंथ बढ़ रही है तो वहाँ रेजिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज करेगा, और अगर लेंथ कम रही है तो वहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। तो वही हो गया द रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। वह लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ का प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए यहाँ पर बता दिया गया है आर प्रोपोर्शनल टू आई, आर प्रोपोर्शनल टू आई, इक्वेशन 1, ठीक है। सेकंड पॉइंट, द रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन कंडक्टर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। बताया गया है कि जो क्रॉस सेक्शन होती है, रेजिस्टिविटी जो होती है कंडक्टर्स का,
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका? क्रॉस सेक्शन का। तो देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, ये क्या हो गया? एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया ना ये। तो आर जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है किसका? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली जो होता है, अगर ए है तो ए का इन्वर्स क्या होगा? तो 1/a ही होगा ना, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका रेजिस्टेंस का, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो गया इक्वेशन, यानी आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो कंबाइनिंग 1 and 2 वे गेट, अगर दोनों का हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो आर प्रोपोर्शनल टू L/a। तो क्या हो गया? आर प्रोपोर्शनल टू L/r हो, सॉरी a हो गया। क्या हो गया? a, ठीक है। तो ये क्या प्रोपोर्शनल जैसे ही हटती है तो यहाँ एक कांस्टेंट लागू किया जाता है। प्रोपोर्शनल हटाई जाती है कहीं से भी तो वहाँ कांस्टेंट यूज किया जाता है। यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में जो होगा वह होगा आपका, यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 3 में दिया गया है कि आर प्रोपोर्शनल टू, जो आर था तो आर प्रोपोर्शनल के बदले क्या आ गया यहाँ? पी जो है, पी नहीं है, ये रो है, इसका नाम रो रखा गया यहाँ, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो L/a, इक्वेशन नंबर 3 जो हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे इसका, ठीक है। तो वेयर P जो यहाँ दिख रहा है रो है, क्या है? P जैसा जो दिख रहा है रो है। रो इज द कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। रो जो है मटेरियल्स होता है उसका रेजिस्टिविटी होता है। द रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस इज numerically equal to the resistance of a rod of that substance, which is the 1 meter long and 1 square meter is the cross section, and the resistivity rho is equal to R into A upon L. The unit of resistance R is ohm. The unit of area cross section is the meter square. The unit of the length is L is the meter. So putting this unit is the above equation. तो रॉ इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, यानी जो रेजिस्टिविटी होती है तो रेजिस्टिविटी ऑफ द ऐसा यूनिट इज ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम मीटर होती है। द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। द इंडिकेट ऑफ दिस सिंबल ओम मीटर। ओके, वेरी सिंपल है। इसे जो है आप जरूर नोट करेंगे। ओहो, देखिए यहाँ पर जो है, एक मिनट, तो इस तरह से नोट करने के लिए आप कर लेंगे कॉपी में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए यहाँ पर बताया गया है रेजिस्टिविटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस 20 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए कंडक्टर है, अलॉय है, इंसुलेटर्स है। सबसे अच्छा कंडक्टर क्या है? वह सिल्वर है, ठीक है। उसका रेजिस्टिविटी कितनी है? तो 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर में, यानी सब यहाँ पर जितना भी दिया हुआ है सब ओम मीटर में ही दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अच्छा कंडक्टर आता है कॉपर। कॉपर का है 1.62 इंटू 10⁻⁻8। उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद टंगस्टन, निकेल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीज। अलॉय में आ जाता है कांस्टेंट, ठीक है, जो कॉपर और निकेल का है। मैग्नीज है अलॉय में, जो कॉपर, मैग्नीज, निकेल का है, ठीक है। इंसुलेटर में है ग्लास, हार्ड रबर, ठीक है। ये सब जो है इंसुलेटर्स में है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जितने मटेरियल्स है उसका नेचर रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग सेट किया गया है, जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पर बताया गया फर्स्ट पॉइंट में, द रेजिस्टिविटी ऑफ द अलॉय आर मच मोर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम विच दे आर मेड। सेकेंड पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल द रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीज विच इज एन अलॉय of copper, manganese and nickel is about 25 times more than the of the copper. Next,
alloy are used in the making heating the materials as first point alloy have the very highly resistivity due to which the heating elements produce the lot of heat of passing current. Second point, alloy do not undergoes oxidation easily even the highly temperature. देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि alloy जो होती है इसका रेजिस्टिविटी जो होती है वेरी हाई होती है, जिसके कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हीट रिलीज हो सकती है करंट पास करने पर. सेकेंड है अलॉय डू नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन इजली वेरी इन द हाई टेम्परेचर. कहा गया अलॉय जो होती है इसका हाई टेम्परेचर पर भी जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसमें नहीं होती है, जिसके कारण ये आसानी से जो है हीट को रिलीज कर सकता है. और इसी के कारण जो है टंगस्टन जो मेटल्स अलॉय है इसका यूज़ बल्ब का फिलामेंट में यूज़ किया जाता है. उसके बाद देखिएगा कि जो हीटर होती है हीटर में भी अलॉय का यूज़ किया जाता है. तो इस तरह से जो है उसका ऑक्सीडेशन बहुत ही लेस अमाउंट में होता है और अच्छा भी होता है. तो आज के क्लास में बस इतना ही रहेगा. नेक्स्ट क्लास में हम रेजिस्टेंस जो होती है उसका सीरीज़, कम्बिनेशन, पैरेलल एटसेट्रा टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे. आज का वीडियो में इतना ही. थैंक यू.